नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड में खेल महोत्सव के आयोजन की घोषणा की है, जो 3 चरणों में होगा। उन्होंने इसे युवाओं के ऊर्जा और आत्मविश्वास का प्रतीक बताते हुए युवाओं से इस महोत्सव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव से युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सीएम ने यह भी बताया कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय खेलों में 103 पदक जीतकर नया रिकॉर्ड स्थापित किया है। साथ ही उन्होंने खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य में नई नीति लागू की है, जिसके तहत आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनकी प्रेरणा से पूरे देश में आयोजित हो रहा सांसद खेल महोत्सव खेल प्रतिभाओं को गांव-गांव से खोजकर उन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने का बड़ा अभियान है। हमारे उत्तराखंड में ये खेल महोत्सव 3 अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा। ये प्रतियोगिता जहां एक ओर युवाओं को शक्ति, ऊर्जा और आत्मविश्वास के उत्सव का प्रतीक बनेगी, वहीं दूसरी ओर खेल प्रतिभाओं को, खेल संस्कृति को गढ़ने का भी एक माध्यम बनेगी। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य फिट इंडिया, स्पोर्ट्स इंडिया, स्ट्रांग इंडिया के संदेश को गांव-गांव तक पहुंचाने के साथ स्थानीय पारंपरिक और हमारे लोक खेलों को बढ़ावा देना भी है। इसके साथ ही हर बच्चे को खेलने का अवसर मिलेगा, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और प्रत्येक विकासखंड व जनपद से ओपन टैलेंट की खोज कर नशा मुक्त समाज की ओर युवाओं को प्रेरित किया जाएगा। इसलिए मेरी आप सभी विद्यार्थियों से, आप सभी खिलाड़ियों से अपील है कि सांसद खेल महोत्सव में आप सब खूब बढ़ चढ़कर भाग लीजिए, खूब उत्साह से भाग लीजिए, खूब मन से इस खेल प्रतियोगिता में भाग लीजिए और खेलिए। साथियों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है और वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंचों पर भी अपना विशिष्ट स्थान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। वे देवभूमि सांस्कृतिक महोत्सव के समापन पर श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे, जहां उनका स्वागत बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सत्ती, सीईओ विजय थपलियाल, प्रभारी अधिकारी विपिन तिवारी और मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान ने किया। उन्हें भगवान बद्री विशाल का प्रसाद और अंग वस्त्र भेंट किया गया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि इस बार 4 धामों में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उन्होंने बताया कि आपदा और खराब मौसम के बावजूद 50 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने धामों के दर्शन किए, जो सरकार के बेहतर इंतजामों का परिणाम है। सरकार का हमेशा से प्रयास रहा है कि हमारी जो 4 धाम यात्रा है वो लोगों के लिए सुगम हो और सुरक्षित हो, आसान हो, उनको परेशानी न हो। और सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी सबकी सुरक्षा है और उसको लेकर हमने प्रारंभ से ही काम किया है। इस बार भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने वालों की भी रिकॉर्ड संख्या है, बाबा केदार की भी रिकॉर्ड संख्या है और इतना मौसम खराब होने के बाद 50 लाख से ज़्यादा लोगों तक चारों धामों के दर्शन कर चुके हैं, जो अपने आप में निश्चित रूप से एक बड़ा रिकॉर्ड है। केंद्र सरकार के केंद्रीय मानकों के कारण उत्तराखंड के करीब 6000 गांव प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना यानी पीएमजीएसवाई से बाहर हो गए हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि केवल वे गांव जो 250 या उससे अधिक आबादी वाले हैं, उन्हें ही शामिल किया जाएगा। इस मानक के चलते राज्य के करीब 6000 छोटे गांव योजना की सूची से बाहर हो गए हैं। हालांकि राज्य सरकार ने इनमें से लगभग 200 गांवों के लिए अपील की, जिससे कुछ हद तक राहत मिली है, लेकिन करीब 5800 गांव अभी भी सड़क कनेक्टिविटी से बाहर हैं। इन गांवों के ज्यादातर दुर्गम, सीमांत और जनजातीय क्षेत्रों के हैं, जहां ना तो पक्की सड़क है
और न ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा उपलब्ध है। ग्राम्य विकास सचिव धीराज करब्याल के अनुसार राज्य सरकार इन गांवों को सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए अन्य योजनाओं पर भी काम कर रही है और तकनीकी चुनौतियों का समाधान भी किया जा रहा है। सचिव ने बताया कि इन सड़कों के आदेश अगले सप्ताह तक जारी किए जाने की संभावना है। मानक है सर, उसमें कुछ दिक्कत आ रही है तो क्या हम उसको लेकर के पैरवी कर रहे हैं? उसमें देखिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत अभी तक ये व्यवस्था है कि जो 250 की आबादी से अधिक वाले जो ऐसे गांव हैं उनको भी आच्छादित कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का प्रोग्राम आपका हो चुका है, तो फोर्थ वाले उसमें अभी आज ही हमारी भारत सरकार के साथ एम्पावर कमेटी की उनकी मीटिंग हुई है, जिसमें भारत सरकार के सचिव महोदय ने उसकी अध्यक्षता की है। तो 184 सड़कें ऐसी हैं जो जिसकी कॉस्ट लगभग 1700 करोड़ के करीब है। अच्छा। तो उसकी आज इसी संपन्न हुई है। अच्छा। तो ऐसा नहीं है, जिस हिसाब से ज़रूरत है और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं उनके हिसाब से हम लोग सड़कों को ले रहे हैं। तो ये मान के चलें कि जो 184 सड़कें हैं पूरे उत्तराखंड के खासकर 11 डिस्ट्रिक्टों की, तो उसकी आज इसी हो गई है। तो 2-4 दिनों में या विद इन अ वीक इसका जीओ जारी हो जाएगा, तो ये धनराशि भी रिलीज हो जाएगी। दोबारा से सर्वे होगा या? देखिए उसके बाद देखें, अभी तक तो 2011 की जनगणना के आधार पर जितने गांव हैं जो छूट गए थे तो उस पर कार्रवाई हो रही है। तो फिर आगे जो भी गाइडलाइंस हमें मिलेंगे उस हिसाब से। सर आखिरी सवाल की उत्तराखंड के रजत जयंती वर्ष के मौके पर देहरादून में 3 और 4 नवंबर को राज्य विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा। यह सत्र कई मायनों में ऐतिहासिक होगा क्योंकि इसमें राज्य के 25 वर्षों की विकास यात्रा पर चर्चा की जाएगी और 2047 तक उत्तराखंड का विजन तय किया जाएगा। इस विशेष सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी और सदन को संबोधित करेंगी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने सत्र की तैयारियों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और कहा कि यह सत्र राज्य की उपलब्धियों के साथ साथ भविष्य की दिशा भी तय करेगा। यह सत्र उत्तराखंड के लिए बेहद खास होगा क्योंकि इसमें 25 वर्षों की विकास यात्रा की समीक्षा के साथ साथ 2047 तक राज्य के योगदान पर चर्चा की जाएगी। नहीं, ये स्पेशल होता है तो ये केवल स्पेशल सेशन होगा जिसमें कि इस विषय पर बोला जाएगा कि 25 साल में हमने क्या क्या किया है। देखिए, हम तो चाहेंगे कि स्पेशल सत्र है और सत्र में क्या हुआ, क्या 25 साल में हुआ और आगे हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो, जिससे उत्तराखंड में और जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, अन्य वर्ग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकें, उसका एक सुंदर सा मंथन करते हुए एक पेपर निकले जिस पर ये चीजें बाहर निकल के आए, उभर के निकल के आए कि हमारे 70 सदस्यों ने कुछ ऐसी चीजों को कहा है जो कि आगे की हमारी जो विकास की यात्रा होगी, उस विकास की यात्रा में किस तरह से ये जो मंथन से निकल कर आएगा वो भागीदारी करेगा। अच्छा मैम, आप सब एकजुट होगा तो पिछले 25 साल में क्या पाया उस पर काफी अच्छी चर्चा होगी। आपको भी मिले तो जो हमने पिछले सत्र देखे हैं उनमें कहाँ तक उठा पटक? जी देखिए, ऐसा है कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो सदस्यगण हैं सभी परिपक्व हैं और इस समय का इस सत्र का महत्व अवश्य समझेंगे और ये एक अच्छा समय रहेगा कि हम सब आपस में बैठकर ये देखें कि हमने क्या पाया है और आगे हमें किस तरह से कार्य करने चाहिए ताकि उत्तराखंड 2047 में विकसित भारत का एक विकसित प्रदेश उभर के निकले। इसमें 2 दिवस हम तो चाहेंगे कि स्पेशल सत्र है और सत्र में क्या हुआ, क्या 25 साल में हुआ और आगे हम क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे उत्तराखंड का विकास हो, जिससे उत्तराखंड में और जो हमारे युवा हैं, महिलाएं हैं, अन्य वर्ग हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ सकें, उसका एक सुंदर सा मंथन करते हुए एक पेपर निकले जिस पर ये चीजें बाहर निकल के आए, उभर के निकल के आए कि हमारे 70 सदस्यों ने कुछ ऐसी चीजों को कहा है जो कि आगे की हमारी जो
विकास की यात्रा होगी, उस विकास की यात्रा में किस तरह से ये जो मंथन से निकल कर आएगा वो भागीदारी करेगा। 29 अक्टूबर को उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में कमर्शियल ट्रांसपोर्ट कारोबारी चक्का जाम करेंगे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर। इस चक्का जाम में एम्बुलेंस, दूध और इमरजेंसी वाहनों को चलने की छूट दी जाएगी। चक्का जाम को सफल बनाने के लिए उत्तराखंड परिवहन महासंघ के बैनर तले बस, ट्रक, डंपर, टैक्सी, रिक्शा, ऑटो और टेम्पो यूनियनों के पदाधिकारियों ने टीजीएमओ कार्यालय में बैठक की। परिवहन महासंघ के अध्यक्ष सुधीर राय ने बताया कि इस आंदोलन में श्रीनगर, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, चमोली, देहरादून, मसूरी, उत्तरकाशी, टिहरी और पौड़ी जिले की सभी परिवहन संस्थाएं सहयोग करेंगी। जरूरत पड़ने पर कुमाऊं क्षेत्र को भी आंदोलन में शामिल किया जाएगा। परिवहन कारोबारियों की मुख्य मांगों में ऋषिकेश स्थित एआरटीओ कार्यालय में फिटनेस सेंटर को जल्द चालू करना, 4 धाम यात्रा नहीं चलने के कारण कमर्शियल वाहनों पर 2 साल के टैक्स की छूट, टैक्स बढ़ाने के नियम को खत्म करना और ऑल इंडिया परमिट वाले वाहनों पर भी वही नीति लागू करने की मांग शामिल है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एनबी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड सरकार 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस की रजत जयंती बड़ी धूमधाम से मनाने जा रही है। इस अवसर पर प्रदेश भर में ब्लॉक और तहसील स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। रुड़की में भी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने तहसील सभागार में विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यक्रम को बड़े स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए। 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सभी विभागों में अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई प्रमुख कार्यक्रम होंगे। हम सभी को अवगत है ही कि 25 साल पूर्ण हुआ है हमारा राज्य बनते हुए। उस रजत जयंती को पर्व जैसा मना रहा है। जैसा हमें जिला मुख्यालय से निर्देश हुआ है, कहीं हमारा ब्लॉक लेवल का इवेंट हो या नगर क्षेत्र, नगर निगम या नगर पंचायत में होने वाला इवेंट का आज एक रिव्यू बैठक लिया था। अपना अपना तैयारी जल्द से जल्दी शुरू करने के लिए निर्देश दिया है और कहाँ कहाँ चीज़ें हमें कोऑर्डिनेशन का ज़रूरत पड़ता है विभाग या निगम या तहसील के बीचों में, उस हिसाब से गैप को हमने आइडेंटिफाई करके कार्य रूप में लाएंगे। सर, बड़ा इवेंट क्या होगा सर, खासतौर पर रुड़की में, क्योंकि इसमें क्या बड़ा इवेंट करने वाला है प्रशासन? 3-4 इवेंट जिला मुख्यालय के स्तर पे तो हर दिन हर एक विभाग का अलग अलग मेगा इवेंट होता है। उसी तरफ से रुड़की के शहर में भी, रुड़की क्षेत्र में, रुड़की तहसील के क्षेत्र में भी कई इवेंट दिए गए हैं, जैसे योगा डे हो, रन फॉर यूनिटी हो या एक एजुकेशन का कंपटीशन हो। और 9 नवंबर का कार्यक्रम अगले वर्षों से इस बार विजृंभण या थोड़ा ग्रैंड तरीके से मनाए। उत्तराखंड का 5वां धाम सैन्य धाम अब तैयार हो चुका है और इसका उद्घाटन 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर किया जाएगा। इस ऐतिहासिक सैन्य धाम का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किए जाने की संभावना है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि सैन्य धाम प्रधानमंत्री मोदी की परिकल्पना और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बनकर तैयार हुआ है। यह धाम प्रदेश के शहीद सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित होगा और चारों धामों की तरह लोगों की जनभावना से जुड़ेगा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में सैन्य धाम के निर्माण की घोषणा की थी और दिसंबर 2021 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद 200 शहीद परिवारों को सम्मानित भी किया गया। अब 9 नवंबर को इस सैन्य धाम का उद्घाटन होगा। एक इंतजार हमारा खत्म हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की परिकल्पना और पुष्कर सिंह धामी सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट, जिसको पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, बनकर तैयार हो गया है और आगामी 9 तारीख को हमारा राज्य 25 साल पूरे कर रहा है। हमारे राज्य की रजत जयंती है और इस जयंती पर वो सैन्य धाम यहाँ की वीर नारियों को, वीर माताओं को, वीरांगनाओं को, यहाँ की जनता को प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा समर्पित किया जाएगा।
और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिस सोच के साथ हमारी सरकार ने इसको बनाया है, सरकार लोग बद्री, केदार, गंगोत्री, जमुनोत्री देखने जाते हैं, इन धामों में जाकर नमन करते हैं, इस 5वें धाम को देखने भी लोग अवश्य आएंगे। इस भावना के साथ हमने शुरू। उत्तराखंड में दिसंबर से बाहरी राज्यों में आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स वसूला जाएगा। यह निर्णय राज्य में प्रदूषण नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए लिया गया है। विभिन्न वाहन श्रेणियों के लिए अलग अलग कर दरें तय की गई है। छोटे वाहनों के लिए 80 रुपए, छोटे मालवाहक वाहनों के लिए 250 रुपए, बसों के लिए 140 रुपए और ट्रकों के लिए उनके वजन के आधार पर 120 रुपए से लेकर 700 रुपए तक वसूले जाएंगे। ट्रकों पर टैक्स उनके साइज के हिसाब से लिया जाएगा, जो 140 रुपए से 700 रुपए तक होगा। राज्य के अतिरिक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने बताया कि राज्य की सीमाओं पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान यानी ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो आने वाले वाहनों के पंजीकरण नंबर रिकॉर्ड करेंगे। उन्होंने बताया कि पहले 16 कैमरे लगाए गए थे, अब उनकी संख्या बढ़ाकर 37 कर दी गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्यान विभाग के तहत 2016-17 से 2022-23 तक संचालित मिशन एप्पल और 2023-24 से शुरू की गई सेब की अति सघन बागवानी योजना के लाभार्थी किसानों की लंबित राज्य सहायता का भुगतान प्राथमिकता पर करने के निर्देश दिए हैं। सीएम के निर्देशों के बाद मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने रविवार को प्रमुख सचिव न्याय, सचिव वित्त और सचिव कृषि और कृषक कल्याण के साथ बैठक की और 27 अक्टूबर से भौतिक सत्यापन सहित अन्य प्रक्रियाएं शुरू करने के आदेश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को लंबित राज्य सहायता की धनराशि जारी करने की औपचारिकताएं शीघ्र पूर्ण करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 2025-26 के बजट में सेब की बागवानी योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और यदि अधिक धनराशि की आवश्यकता हुई तो राज्य सरकार उसकी व्यवस्था भी करेगी। अल्मोड़ा में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा खुद सड़कों पर उतरे। दोनों अधिकारियों ने पैदल नगर का भ्रमण किया और यातायात व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को हेलमेट पहनने के लिए जागरूक किया और बिना हेलमेट चलने वाले बाइक सवारों को रोका। इन बाइक सवारों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। साथ ही अधिकारियों ने उन्हें हेलमेट पहनने की सख्त हिदायत दी है। इसके अलावा नगर के विभिन्न पार्किंग स्थलों का भी निरीक्षण किया गया और यातायात व्यवस्थाओं को परखा गया। डीएम अंशुल सिंह और एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने बताया कि अभियान सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों के व्यवहार में सुधार लाने के उद्देश्य से चलाया गया है। काफी लोग इकट्ठा हैं, वो घटना के 3-4 घंटा पहले भी है। उसमें योगेश कुमार जो है, उनपे जानलेवा हमला हुआ गाड़ी के साथ। सीसीटीवी फुटेज से उसकी पुष्टि हुई है। अभी उनको इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया है, लेकिन वो आउट ऑफ डेंजर है। बाकी जो कंप्लेंट उनके ब्रदर की तरफ से हमें मिली है, एक उसमें नेम्ड और बाकी कई सारे लोगों का नाम, कई सारे लोग अज्ञात के तौर पर एक FIR आपको मिली है। हम FIR दर्ज करके कौन गाड़ियां इन्वॉल्व हुई थी, कितने लोग उसमें थे, उन पे काम कर रहे। जल्दी हम सबके अरेस्ट सर। जैसा घटनाक्रम जो समझ में आया, कुछ दिन पहले भी पहले की घटना को लेके इसको जोड़ा जा रहा है और हम पूरी तहकीकात करेंगे और ऐसी घटना न हो। हम एहतियात के तौर पर हमने फोर्स अलग अलग पॉइंटों पे डेप्यूट कर दी है और घटना रिपीट नहीं होगी और जो अभियुक्त है उनको हम जल्दी सर टिकट में हमारे सीओ ऋषिकेश रुकी हो उसको ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अथक प्रयासों से हरिद्वार की मां मनसा देवी मंदिर के क्षेत्र को अब और अधिक सुरक्षित और संरक्षित बनाया जाएगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि मंदिर तक पहुंचने वाले पैदल मार्ग पर भूस्खलन की समस्या के कारण श्रद्धालुओं को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार को मार्ग के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा गया था। यह इलाका राजाजी नेशनल पार्क के अंतर्गत आता है। नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब सिंचाई विभाग करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से इस मार्ग का पुनर्निर्माण कार्य शुरू करेगा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाए और इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए। देखिए, मनसा देवी का जो पैदल मार्ग है जिससे सभी श्रद्धालु मंदिर जाते हैं, वहां पर जगह जगह लैंडस्लाइड हो रखी थी, जिसके क्रम में यहाँ से एक प्रस्ताव
भेजा गया था। और चूंकि वो सारा क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क में पड़ता है, उसके क्रम में भारत सरकार में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड के द्वारा इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया गया है, और फिर उसकी अनुमति निदेशक राजाजी के द्वारा भी सिंचाई विभाग जो कार्य संस्था है उसको दे दी गई है, जिसमें अभी 1.5 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है। जगह जगह जो लैंडस्लाइड हो रखी थी उसमें कार्य हमारा शुरू हो गया है, और कुछ दिनों में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, जिससे निश्चित तौर पे जो हमारे श्रद्धालु हैं उनकी जो यात्रा है वो और सुगम और सुरक्षित हो जाएगी। उत्तराखंड में 31 अक्टूबर तक प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद प्रशासनिक स्तर पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। कुमाऊं कमिश्नर से लेकर डीएम नैनीताल तक इस अभियान की समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हल्द्वानी सहित कई जगहों पर अब भी सड़कों पर गड्ढे नजर आ रहे हैं, जिस पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। हल्द्वानी विधायक सुमित हरदेश ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 31 अक्टूबर तक गड्ढा मुक्त सड़कों के दावे पूरी तरह से फेल साबित हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी सरकार को गुमराह कर रहे हैं, जबकि सड़कों की स्थिति बेहद खराब है। उन्होंने कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटक भी सड़कों की हालत देखकर खुद बता देंगे कि गड्ढा मुक्त अभियान कितना सफल रहा। वहीं उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष अनिल कपूर डब्बू ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में गड्ढा मुक्त अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है और अब तक 90 से अधिक सड़कें ठीक की जा चुकी हैं। उन्होंने माना कि कुछ स्थानों पर बजट की कमी या अन्य कारणों से काम रुका हुआ, लेकिन जल्दी सभी सड़कों की मरम्मत पूरी कर ली जाएगी। उन्होंने विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां भी कमी होगी उसे तुरंत दूर किया जाएगा। सड़कों के जो हालात हैं, जो सैलानी भी आ रहे हैं, पर्यटक आ रहे हैं, आप अगर उनसे पूछ लीजिए कि काठगोदाम से लेकर रानीबाग और उसके अलावा अगर भीमताल वाला जो बेंड है वहां से लेके पूरे भीमताल की सड़क, ये बहुत बड़े उदाहरण है। गड्ढा मुक्त अगर ये हो चुकी हैं तो आप हमें लाके दिखा दीजिए। हल्द्वानी शहर की मैं बात करूं, गड्ढे ही गड्ढे, गड्ढे ही गड्ढे जगह जगह पर हमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी को बेवकूफ बनाया जा रहा है, और मेरे हिसाब से उन्होंने अगर सख्त निर्देश दिए थे, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो, तो उनके निर्देशों का पालन होना चाहिए था। और बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि ऐसे खुलेआम झूठ बोला जा रहा है कि सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, जबकि वास्तविकता कुछ और है। 90 से लेके 95% सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं। आज ये कोई आया हरिद्वार में, वो नदीवार से आया, 60% सड़कें गड्ढा मुक्त, धीरे धीरे काम हो रहे हैं। और कुछ संसाधन होते हैं, सरकार बहुत सख्त है। आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दे दिए, और जो इस काम को पूरा नहीं करेगा, 31 अक्टूबर तक का समय दे रखा है, 31 अक्टूबर तक का, और उसके बाद सरकार बहुत सख्त है, इस पर कार्रवाई होगी। मेरी लगातार कुमाऊं के गड्ढे के बारे में दीपक रावत जी कमिश्नर जो मुख्यमंत्री सचिव मंत्री चर्चा हो रही थी। नगर निगम में कोई फंड की कुछ कमी है, तो कल उन्होंने कहा कि हमने कहा उसकी व्यवस्था करें, सरकार तक मैसेज देंगे कैसे कोई व्यवस्था हो सकती है। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो भी पुष्कर सिंह धामी जैसे युवा मुख्यमंत्री हैं जो हर चीज पर नजर रखते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।